नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 1 घंटा बेहद दिलचस्प होने वाला है मार्केट्स के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है और इसलिए भी क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में MSCI रीबैलेंसिंग होगी, तो उससे जुड़े पूरा एक्शन भी कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और जो उतार चढ़ाव होता रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे स्टॉक्स में गजब की चाल देखने को मिलती है, या तो तेजी से ऊपर जाते हैं या तेजी से नीचे। तो ये सारा एक्शन हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए इस शो में। पर आपको और भी बता देते हैं कि कौन से खास सेगमेंट्स पे आपको नजर रखनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक करके हम उनसे क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे उनके। उसके बाद 2:40 पे ऑप्शन मार्केट में कमाई की रणनीति समझेंगे। 2:40 पे आपके लिए सेगमेंट लाएंगे। 2:50 पे खबर गरम है, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में है खबर और किस पे रखना है आपको फोकस, ये समझेंगे हमारे इस सेगमेंट में। इसके अलावा 3:05 पे एक्सप्रेस ट्रेड यानी BTST ST BT आइडियाज भी समझेंगे 3:15 बजे। और 3:20 पे आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे रहनी चाहिए आपकी नजर, और वो इवेंट्स जो बाजार की चाल आगे तय करने के लायक हैं। पर चलिए एक बार फिर से बाजारों पे आ जाते हैं और बाजार की बड़ी बातें आपको बता दें तो करीब 100 अंक के दायरे में ही फिलहाल निफ्टी दिख रहा है। कई बार हरे से लाल निशान में हमने दिन में कई बार इसको आते जाते देखा। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे लाल निशान में आ गया है। 21,920 स्तर है फिलहाल निफ्टी का। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी दायरे में ही देखेंगे, क्योंकि एक पल को 200 अंकों की गिरावट थी, एक पल को 200 अंकों की बढ़त थी। तो मोटा मोटी 400 अंकों का एक रेंज सुबह से ही निफ्टी बैंक बना के रख रहा है। पर कहीं ना कहीं 46,000 का जो स्तर है वो उसने अपने आप को होल्ड किया है। चुनिंदा मेटल, सरकारी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी जरूर है। कई सारे खेमे हैं जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो बिक्री के आंकड़े से पहले M&M और मारुति, इन दो काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ टू व्हीलर काउंटर्स पिटते हुए जरूर नजर आए हैं। और आखिरी में हॉस्पिटल शेयरों में भारी गिरावट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो सरकारी और प्राइवेट हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स हैं उनमें काफ़ी गैप है। इसके चलते आपको थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क रहना है। और हॉस्पिटल शेयरों में एक एक्शन भी देख रहे हैं, सभी आज लाल निशान का शिकार हो रहे हैं। तो बाजार की बड़ी बात है, लेकिन बाजार में अगर हम देखेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज है फरवरी सीरीज की एक्सपायरी और फरवरी सीरीज में तकरीबन 2% के आसपास निफ्टी में हमने तेजी देखी है। 45 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 87 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी तेजी, वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है आज। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहाँ से भी आज थोड़े से कमजोरी के ही संकेत हैं। टिल्टेड कमजोरी की साइड पर ही बाजार है। 1373 शेयर आज हैं लाल निशान में और उसके मुकाबले 951 शेयर हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। आज अगर हम निफ्टी को सपोर्ट देखेंगे तो ऑटो स्टॉक से थोड़े थोड़े बैंकिंग स्टॉक से आ रहे हैं। ऑटो में हम देख रहे हैं कि M&M में, मारुति सुजुकी में, आयशर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप बैंकिंग को अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बर्जर पेंट आज है पिक ऑफ द डे। 5.5% की तेजी बर्जर पेंट में है और करीब 4.5% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं हिंद कॉपर के शेयर में। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल, वायदा का भी ये टॉप लूजर है और निफ्टी का भी ये टॉप लूजर है। 4.5% के आसपास की तेजी, जैसे कि सृष्टि आपको बता रही थी। अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। कपिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा अक्षय भागवत भी जुड़ गए हैं JM फाइनेंशियल से। कपिल और अक्षय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत कपिल आपसे करना चाहेंगे। निफ्टी में अगले 1 घंटे में, अब तो आज एक्सपायरी हो ही जाएगी, किस तरह का डायरेक्शन आप देख रहे हैं और क्या कोई ट्रेड बन रहा है निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में? बेसिकली निफ्टी का हम एक ही घंटे का लास्ट आवर के लिए हम एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी आज के दिन में तो काफी सुस्त कारोबार रहा हुआ है उसका। 100 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट ने ऑसिलेट किया हुआ है। पिछले 4 से 6 दिनों की हिस्ट्री हम देखते हैं तो मार्केट का जो 21,800 का जो लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है।
इस पॉजिटिव मोमेंटम पे तो कोई ट्रेड जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी वेरी टाइट रेंज में ही मार्केट चल रहा है। लेकिन 21,800 के यहाँ पे अगर कुछ हमें पॉजिटिविटी देखने मिलती है तो शॉर्ट टर्म का हमारा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। और ऊपर में जब भी 22,000 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करने लग जाएगी तो लगता है कि फिर से 22,150 के लेवल्स आ सकते हैं। तो फिलहाल ट्रेड का मौका नहीं है, लेकिन डिक्लाइनिंग मोमेंटम पे 21,800 के यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकती है। ठीक है, ट्रेड का मौका नहीं है, लेकिन इस वक्त 21,900 के आसपास निफ्टी आ गया है और निफ्टी बैंक है 46,000 के आसपास। ऊपरी स्तरों से फिर से हम प्रेशर देख रहे हैं। 22,022 आज का ऊपरी स्तर है निफ्टी का, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 46,189, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब 150 अंक नीचे आया है निफ्टी और करीब 100 निफ्टी बैंक और 100 अंक आया है निफ्टी। चलिए एक काम कर लेते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि आज के लिए क्या है क्लोजिंग ट्रेड्स। शुरुआत अक्षय आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन सी हैं आपकी दो कॉल्स, तेजी के सौदे हैं या फिर बिकवाली की भी कुछ रणनीति है आपके पास? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले निफ्टी बहुत ही अहम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। जो 21,850 है वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। तो कल देखना पड़ेगा मार्च सीरीज में ये सपोर्ट होल्ड कर पाता है कि नहीं। हालांकि आज एक्सपायरी डे है, सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो मेरे जो दो रिकमेंडेशन है अभी भी मैं बाई की तरफ ही रखना चाहूंगा। तो पहला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू दिग्गज शेयर है और ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रखा था इसने गए महीने में और लास्ट फ्यू डेज में। तो मेरा मानना है हर डिप में इसमें बाइंग की डिमांड दिखेगी आपको। आज भी डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा उछला है 740 के लेवल से, तो आप 775 और 782 ये दो टारगेट से आप काम करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बेहतरीन पीएसयू स्टॉक है इन दी एफएनओ स्पेस, और ये ट्रेड में आप 732 का स्टॉप लॉस बनाए। दूसरा ट्रेड है लुपिन, फार्मा क्षेत्र से है, एक रेंज में सीमित रहा है काफी टाइम से। ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्च में शायद ये रेंज की अपर एंड ब्रेक कर लेगा, तो मोमेंटम रिगेन हो जाएगा लुपिन में। तो इसके चलते आपको 1672 और 1695 ये दो टारगेट रख के लुपिन में बाय करना है, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 1567 की। ओके तो दोनों ही कॉल्स खरीदारी की आती हुई अक्षय की तरफ से एसबीआई और फार्मा मेजर लुपिन पे है इनकी नज़र। पर कपिल गुड आफ्टरनून, आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे है, बताइए। जी मेरे दोनों स्टॉक्स बाई की हो रही है और जब तक मार्केट 21,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और ये पॉजिटिव व्यू के पीछे एक टेक्निकल लेवल्स तो है ही, लेकिन जो मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ होती है उसका भी हमने एनालिसिस किया हुआ था। तो लेट्स से कि जो हम मूविंग एवरेज ट्रैक करते हैं कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज, तो आज की तारीख में 70% ऑफ द स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 83% ऑफ द स्टॉक्स इसके ऊपर चल रहे हैं। रेजिस्टेंस के लेवल की यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो जो हम पिवोट लेवल से रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 हम देखते हैं तो 65% ऑफ द स्टॉक्स अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनके ऊपर ही ट्रेड करें। तो ओवरऑल ब्रेथ इंटरनल मार्केट की अभी पॉजिटिव देखने मिल रही है और टेक्निकल 21,800 का लेवल है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मेरा चुनाव आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे रहेगा। एक अच्छा सा डिसेंट स्लो स्टेडी अप ट्रेंड उसने मेंटेन किया हुआ है। 3-4 दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद में एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे हमें आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 814 पे यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 780 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 890 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है एंड्योरेंस का। ऑटो एंसिलरीज काफी अच्छे चल रहे हैं। 3 दिन पहले हमने सोना कॉम्स का एक ट्रेड आइडिया शेयर किया था जो आज के दिन में 6 से 7% ऊपर है। तो एंड्योरेंस भी एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। 1850 के लेवल की यहाँ पे बाय करना बनता है। 1790 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 980 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके तो एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम आपको हाईलाइट कर ही रहे हैं कैसे एक एक करके कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। सुबह हमने जेटीई केटी की भी बात की थी, संवर्धना, मदरसन और साथ ही कई और भी अन्य काउंटर्स हैं जो कि हम रोज़ आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। अब एंड्योरेंस टेक पे रखिए नज़र।
पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चुनिंदा काउंटर्स पे फोकस करते हैं जहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ मिनटों पहले ही आपकी स्क्रीन पे एक फ्लैश चल रहा था कि बायोकॉन को लेकर कुछ ब्लॉक डील सामने हुई हैं। 49 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। एक बार अक्षय आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कई सारे फार्मा काउंटर्स में तो तेज़ी है। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि फंडामेंटली बायोकॉन में कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, बट ये जो लेवल्स हैं 260 टू 280 मैक्सिमम, इन लेवल से बाहर निकलने के लिए बायोकॉन कितना समय लगा सकता है अक्षय, और चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा। बहुत टाइम स्पेंड करा है बायोकॉन ने ये रेंज में, और ये जो है बहुत ही बड़ा बैंड दिख रहा है जो है 265 टू 70 का लोअर एंड, और ऊपरी स्तर में 300। तो काफी वोलेटाइल रहा बोल सकते हैं आप ये रेंज में। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा मैं वीकली देखूं इसमें, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम या रिवर्सल वाला सिनेरियो नहीं दिख रहा है। जब तक 260 होल्ड कर रहा है बायोकॉन, कोई दिक्कत नहीं है। वापस सिंस बेस पे है तो यहाँ से वापस उछलेगा तो 300 छू सकता है। तो अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली पे ऑफ बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। 260 के नीचे स्टॉप लॉस बनाइए और वापस चलेगा तो 300 टारगेट रहेगा। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और यही स्ट्रेटेजी आप मेंटेन करें बायोकॉन में। ओके, तो बायोकॉन के लिए के जो लेवल्स हैं अक्षय ने वो बताए, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। पर चलिए हेल्थ केयर स्पेस पे ही फोकस कर लेते हैं। आज सभी हॉस्पिटल काउंटर्स में जमकर धुलाई हो रही है। आइए समझते हैं क्या कुछ है खबर और क्या कुछ अब आपको करना चाहिए अगर आप इन सभी काउंटर्स में इन्वेस्टेड हैं। हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आज देखिए खबर तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, और साथ ही साथ हमने देखा है एक ज़बरदस्त रनअप भी इन सभी काउंटर्स में हमने देखने को मिला है। आपके पास हम ज़रूर आएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं, क्योंकि आज सभी काउंटर्स, एफएनओ के काउंटर्स को देख लीजिए, कैश के कई सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स 8-9% भी टूट चुके हैं। तो पहले आइए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि क्या है खबर जिसको लेकर इन हॉस्पिटल काउंटर्स की धुलाई हो रही है। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेके। अनुराग, बताइए। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, और इसी वजह से जो हेल्थ केयर स्टॉक्स है, हॉस्पिटल स्टॉक्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का वक्त दिया है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को। अगर 1 महीने के अंदर स्टैंडर्ड रेट्स लागू नहीं की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट CGHS रेट्स को लागू करने के बारे में सोच सकता है। तो CGHS की जो रेट्स हैं वो प्राइवेट ट्रीटमेंट जो होता है उसके मुकाबले काफ़ी कम रेट्स हैं। जो अंतर है वो 50-60% से ज़्यादा का अंतर है। तो ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है। और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां जो सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग को पॉजिटिव तौर पे देख रही हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि उनका जो कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव है वो उसको बूस्ट मिलेगा। क्योंकि कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव में हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनियां अरेंजमेंट कर रही है स्टैंडर्ड रेट्स को लेकर ही। तो इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग होती है उस पर लगाम लग सकती है। और अगर ये होता है तो जो प्रीमियम में बढ़ोतरी करनी पड़ती है वो भी कम हो सकती है, और प्रीमियम कम होने पर ग्राहकों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पॉजिटिव, ग्राहकों के लिए पॉजिटिव। लेकिन इसमें अब देखना होगा कि जो अगली सुनवाई होगी तब तक क्या केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलके हॉस्पिटल्स की जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो तय कर पाएगी, उसकी एक रेंज तय कर पाएगी। ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और इस बड़े डेवलपमेंट के बाद हम देख भी रहे हैं कि सभी हॉस्पिटल काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे गिरावट का शिकार हो रहे हैं। सुदीप जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी न्यूज़ को, और कोई स्टॉक आपको लगता है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम जब भी कंपनीज को रीड करते हैं तो उनमें उनका जो पेयर मिक्स है, चाहे वो इंश्योरेंस से आए, सेल्फ पेड हो या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंतर्गत ट्रीटमेंट हो, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका सबसे ज़्यादा CGHS से आता है? और साथ ही कितनी बड़ी खबर हो सकती है, कंपनी के मार्जिन्स पे क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इस पे आपकी एनालिसिस? ये पहली बात तो है, ब्रेकअप इंश्योरेंस से कितना आता है, डायरेक्टली कितना पे होता है, मेरे ख्याल से वो रेलेवेंट नहीं होगा यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में,
क्योंकि हॉस्पिटल का प्रॉफिट है, पीएनएल का जहां तक सवाल है, अगर रेट कम करना पड़ता है ड्रास्टिकली, एक स्टैंडर्ड रेट पे आ जाता है जो कि करीबन 40% ऑन एन एवरेज कम है, तो ऑब्वियसली इनके जो अर्निंग्स पर शेयर और मार्जिन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैं एक चीज और भी कह पाऊंगा यहाँ पे कि हालांकि एक तरह से अगर देखें तो कंज्यूमर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेहतर है, पर सर्विस क्वालिटी का पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा वो भी बताना मुश्किल है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नेगेटिव है प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनीज के लिए, जो कि लिस्टेड स्पेस पे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, शेल्बी, फोर्टिस हेल्थ और भी जैसे आज लिस्टिंग हुआ जीपीटी, ये सारे हॉस्पिटल्स के लिए नेगेटिव साबित होगा। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के वजह से ऐसा कुछ करना पड़ता है तो उन लोगों को शायद अपना मॉडल भी रीथिंक करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आ सकता है इसका। फिलहाल यही बता सकता हूँ, आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर इस पे विस्तार में विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर ये विश्लेषण है, लेकिन अक्षय, आपने एसबीआई को चुना, आईसीसी बैंक पर नजर नहीं गई या फिर कोई खास वजह इसको ना चुनने की? हम देख रहे हैं कि इस वक्त डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1050 का भाव है। जी, मुझे आईसीआईसीआई भी ठीक ही लग रहा है, पर मुझे 2 कॉल में बैंक में एक ही एक्सपोजर लेना था और पीएसयू प्राइवेट से ज्यादा पसंद था, इसके चलते मैंने स्टेट बैंक को चुना। और स्टेट बैंक अब देखें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मोमेंटम रिगेन करने में वो आईसीआईसीआई को पीछे छोड़ जाएगा शॉर्ट टर्म के नजरिए से। तो आईसीआईसीआई भी ओवरऑल सेटअप तो अच्छा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम के आसपास वापस जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ पे जो है आज पॉजिटिव ट्रेड है, सब प्राइवेट बैंकों में जो दिग्गज जो प्राइस मूवमेंट रहा है स्ट्रॉन्ग, तो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक में ही देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 1090 तक चला जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, 1040 का सपोर्ट है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मार्च सीरीज के लिए 1040 के नीचे स्टॉप बनाइए और 1095 तक टारगेट बना के चले। ठीक है, 1095 टारगेट आईसीसी बैंक के लिए अक्षय की तरफ से। मिड कैप स्मॉल कैप में आज हम देख रहे हैं कि कल की पिटाई के बाद आज कुछ कुछ सिलेक्टिव मूव्स अच्छे आ रहे हैं। कपिल, आप जरा इन्फीबीम को देखिए, 8-9% के आसपास का उछाल है। हालांकि छोटे टेक साइज वाला ये शेयर है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये मूव अभी और एक्सटेंड होगी? क्या करना चाहिए इन्फीबीम में? जी, इन्फीबीम बेसिकली स्मॉल कैप में मिड कैप का जो हमने थोड़े टाइम से रवैया देखा हुआ है, तो उनका 4 से 5 दिन का ही हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिलता है और इसमें एक का तो 2 दिन के डिक्लाइनिंग मोमेंटम काफी सीवियर होते हैं, लेकिन वो पेन काफी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और उसके बाद में काफी अच्छे से रिबाउंड भी करते हैं। इन्फीबीम की हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस ने यहाँ पे एक जो उसके पहले के 28 रुपीज के काफी बड़े रेजिस्टेंस लेवल थे, तो काफी टाइम पहले प्रीवियस मंथ में उसने इसको वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आया हुआ है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का पोटेंशियल फॉर्मेशन भी हमें देखने मिल रहा है और आज की तारीख में फिर से हमें अपसाइड मूव आते हुए देखने मिल रहा है। 36 का लेवल है, 8% ऑलरेडी मूव कर गया है, तो उसको एक साथ में बाय ना करते हुए उसको एक्यूमुलेशन वे में हमें देखना चाहिए। तो 36.5 से लेकर मैं इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखता हूँ 35, यानी 1.5 रुपए की आपकी इसकी एक्यूमुलेशन रेंज रहेगी। नीचे में आपके स्टॉप लॉस 33 और क्लोजिंग बेसिस पे बैठेगा एंड ऊपर में हम देखते हैं जो स्टॉक प्राइस के अपसाइड पोटेंशियल जो इसके प्रीवियस हाई थे 40 रुपए के यहाँ पे, तो वहां पे देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड इसने काफी अच्छा एस्टेब्लिश किया हुआ है और बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इन्फीबीम को लेकर ये व्यू। सुदीप सर, बजाज ऑटो जरा देखिए आप, बजाज ऑटो में 3% के आसपास की गिरावट है और कल भी हमने 4-4.5% के आसपास की गिरावट देखी। 2 दिन में करीब 6-7% ये शेयर टूट गया है। आज बायबैक के रिकॉर्ड डेट है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं। बजाज ऑटो ये गिरावट क्यों आ रही सुदीप सर, पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज़, जिनके पास हैं शेयर, क्या उनको बायबैक में टेंडर करना है या नहीं करना है? हालांकि रिटेल का जो कोटा है सिर्फ 6 लाख शेयरों का है, एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। आप क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? देखिए, जो बाईबैक प्राइस है उसके हिसाब से तो अट्रैक्टिव है, पर जैसे आपने कहा बहुत ही कम चांसेस है एक्सेप्ट होने का, बहुत ही कम कोटा है उसका और ये बाईबैक में सभी शेयर होल्डर टेंडर करेंगे, यही उम्मीद है प्रोपोर्शनली एटलीस्ट।
क्योंकि ये फायदेमंद होगा उनके लिए। ओवरऑल बजाज ऑटो में अगर बात करना चाहे तो हमारा व्यू तो इसमें पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से, और अभी भी हम पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं। जो हायर प्राइस्ड टू व्हीलर सेगमेंट है वहां पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले दिनों में, और वहां पे इनका शेयर बढ़ रहा है। लोअर एंड मार्केट में अभी भी इतना अच्छा शेयर नहीं है, और जो उन्होंने लॉस किया था, शेयर लॉस, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, पर हायर एंड पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो कि बहुत फायदेमंद है कंपनी का मार्जिन्स के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा है बजाज का, वहां पे दिक्कतें थी पिछले दिनों में, उसके कारण एक दबाव हमेशा बना रहता था बजाज ऑटो के ऊपर। हम लोगों का उम्मीद यह है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा पिकअप होगा, और वो पिकअप बजाज ऑटो को और भी अच्छा परफॉर्म करने में सहायता करेगा। ठीक है, बजाज ऑटो ने पिछले महीने 43% के बहुत ही भारी भरकम प्रीमियम पर इस बायबैक का ऐलान किया था, और अब जो प्रीमियम है वो रह गया होगा रफली अराउंड 18% या 20% के आसपास का। तो जो लोगों ने राइड किया है, संभव है कि वो भी यहाँ से निकल रहे होंगे बायबैक में टेंडर करने के बजाय। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानेंगे कि फरवरी के ऑटो बिक्री को लेकर क्या उम्मीदें हैं। सृष्टि से पूरे आंकड़े समझेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो बीटीएसटी ट्रेड्स और खबरगर में ये सेगमेंट भी लेकर आएंगे आपके लिए, आपके जाए करें। हाल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में थोड़ी सी तेजी बढ़ी है, खासतौर से निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में अब 300 अंकों से ज्यादा की तेजी होगी। इनफैक्ट 325 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, 46,274 के आसपास आपको दिखेगा। और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर इस वक्त हरे निशान में है, और कमजोरी सिर्फ है एचडीएफसी बैंक में और बंधन बैंक में। बंधन बैंक है सिर्फ आधे % कमजोर, और एचडीएफसी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, थोड़ी सी गिरावट उसमें है। अगर एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो शायद निफ्टी बैंक की चाल हम कुछ और देखते, लेकिन इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, पीएनबी, आईसीसी बैंक, एसबीआई, इन सभी शेयरों में 1 से लेकर 1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन ऑटो की बात कर लेते हैं। ऑटो कंपनियों की बिक्री आंकड़े कल आएंगे फरवरी महीने के। उम्मीदें क्या हैं, अनुमान क्या है, कहां पर उत्साह रहेगा, कहां निराशा होगी, सृष्टि बताइए आप। तो इस बार मिले जुले नतीजे देखने को मिलेंगे। अभिषेक, देखिए अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो जी हाँ, वहाँ से उम्मीदें थोड़ी ज़रूर लगाई जा रही हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट भी ठीक ठाक कर सकता है, पर दिक्कत कहाँ रहेगी वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे फिर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि डिमांड वापस से लौटती हुई नहीं आई है। क्योंकि इलेक्शन के पहले हम देखते हैं कि जितनी भी फंडिंग है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ा सा धीमापन आ जाता है, और उसके चलते जो नए ऑर्डर इनफ्लो हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं, जिसके चलते कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ी सुस्ती जरूर है। पर अब आइए फरवरी महीने की बात कर ले तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से जो डिमांड के संकेत हैं वो अभी भी ठीक है। एसयूवीज ज्यादा बेहतर कर रही हैं, एंट्री लेवल में कोई रिकवरी नहीं है, पर जी हाँ, सीएनजी की सेल्स में एक अच्छा उछाल जरूर इस महीने में देखा है। बात करें नंबर्स की तो महीने दर महीने एक कुछ थोड़ी सी गिरावट और या कहें मॉडरेशन जरूर देखने को मिल सकता है, पर ज्यादा कोई चिंता की बात पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से नहीं सामने आ रही है। बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सुस्त या धीमापन जरूर हम देख सकते हैं। महीने दर महीने तो कोई बदलाव नहीं होगा, पर जी हाँ, साल दर साल यहाँ पे 4 से 8% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स या फिर अशोक लेलैंड के नंबर्स हों। टू व्हीलर सेगमेंट में भी नजर रहेगी, साल दर साल यहाँ पे एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि फेस्टिव सीजन के बाद, दिवाली, इन त्योहारों के बाद जो मांग है वो अभी भी मजबूत है, कंटिन्यू हो रही है। साथ ही शादी सीजन का भी जो है एक यहाँ पे इम्पैक्ट है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, इन सभी की सेल्स साल दर साल 8 से 18% बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही आइशर मोटर्स की सेल्स लगभग सपाट रहेगी। वहीं ट्रैक्टर्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स के महीने दर महीने नतीजे बेहतर जरूर हो सकते हैं, 12% यहाँ पे बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और पर एमएनएम के ट्रैक्टर्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा महीने दर महीने, पर ट्रैक्टर सेगमेंट देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कई महीनों के गिरावट के बाद इस बार थोड़े संकेत जरूर आ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी हो। तो ये बात रही ऑटो बिक्री के आंकड़ों की। तो बहुत ज़्यादा संकेत तो शायद यहाँ से ना मिलें, पर आइए आपसे समझते हैं, अब अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि कोई ऐसे स्टॉक हैं जो कि उनके रेडार पे हों।
और अक्षय देखिए, एक्साइटमेंट तो हमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई पे था, आज एम&एम और मारुति जोश भरने का काम कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई एक पसंद करना हो तो वो कौन सा होगा? जी, ओवरऑल ऑटो स्पेस में अच्छी खासी तेजी रही है और जिन स्टॉक्स का आपने नाम लिया उनमें से अगर मुझे एक स्टॉक का चुनाव करना है तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है मुझे पसंद है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें आप देखें तो आज एक्सपायरी डे पे भी अच्छा रिकवरी करा है एम&एम में, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ। और मेरा मानना है कि 1975 से लेके 2000 तक ये स्टॉक ये अगले हफ्ते तक छू सकता है। तो एक बाइंग की राय रखूंगा मैं। 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए और 1970 से 2000 ये आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, तो महिंद्रा महिंद्रा पसंद आ रहा है फिलहाल अक्षय को। इस बीच उतार चढ़ाव बरकरार है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से एक यू टर्न है। पर चलिए, इंटरेस्टिंग मार्केट एक्शन इस वक्त इस समय। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम जल्द लौटेंगे। आज ऑफिस में क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में गजब की वोलेटिलिटी में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक इस वक्त सिर्फ 100 अंक ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले 300 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे थे। निफ्टी की बात करें तो अभी हरे निशान में है। 1 अंक ऊपर आपको निफ्टी इस वक्त दिखेगा। 1.25 अंक बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। और ऑप्शन का धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना अभी ऑप्शंस में, कहां मौके बन रहे हैं? देखिए, ऑप्शन में आज के ट्रेड में भी मौके हैं। अगर होल्ड करते हैं पोजीशन तो लंबे समय में भी आपको टाइम वैल्यू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर चूज किया है मैंने पीएफसी की मार्च की 400 की कॉल को, जो कि इस समय चल रही है 18 रुपए से 18 रुपए 25 पैसे के बीच में। आप इसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 25 रुपए का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 रुपए लेकर चल सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट जो इस ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा अगर 25 रुपए हिट करता है तो 27,125 का, और जो मैक्सिमम लॉस आपका रिस्क जो बनता है वो 11,625 रुपए का। फिलहाल मोमेंटम काफी तेज है और शायद बात करते करते भी आपको वो अग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइम वैल्यू का भी अभी चूंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ तो यहाँ पर टाइम वैल्यू का वोलेटिलिटी का बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। कॉल बाय करके स्टॉक के ट्रेंड का फायदा उठाया जा सकता है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, एट द मनी पीएफसी की 400 वाली कॉल खरीदनी है। 399 रुपये पर फिलहाल कैश में आपको भाव दिखेगा, 2.5% ऊपर है, लेकिन 400 वाली कॉल आपको मिलेगी 18 रुपये के भाव पर, मार्च सीरीज वाली। और लक्ष्य 25 रुपये, स्टॉप लॉस 15 रुपये, अधिकतम मुनाफा 27,125, अधिकतम नुकसान 11,625 रुपये। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कपिल, आपके पास आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे शेयर है ना, वहाँ पर थोड़े बड़े बड़े गेंस आ रहे हैं। HCC आप देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हालांकि लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा था शेयर, आज फिर से एक रिबाउंड की कोशिश है। क्या ये कोशिश रंग लाएगी और क्या यहाँ से और चलेगा शेयर ये? जी, दिल्ली चैट में देखता हूँ तो इसी HCC का काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से आज के दिन में रिकवरी तो हमें देखने मिल रही है। लेकिन बाय द सेम टाइम मैं इसका मंथली का चार्ट देखता हूँ तो मंथली के चार्ट पे प्रीवियस मंथ में काफी बहुत ही अच्छी मोमेंटम आ गई थी और उस पॉजिटिव मोमेंटम की वजह से वो रेजिस्टेंस लेवल पे है। रेजिस्टेंस लेवल से हमें इस महीने में रिएक्शन भी नीचे की ओर देखने मिला हुआ है। स्टॉक का मैं मानूंगा कि अगर काफी शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है तो ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनली नहीं लेके जा सकते हैं। 41.25 पे चल रहा है तो उसका नेक्स्ट लेवल जो अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहे हैं, पोटेंशियल रेजिस्टेंस वो कुछ 43 के लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। तो 43 2 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम चल सकते हैं। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं 43 के लिए, लेकिन ये काफी शॉर्ट टर्म ट्रेड ही रहेगा। HCC को लेकर ये राय, लेकिन पेंट शेयरों में हम देखें अक्षय तो बर्जर पेंट्स में गजब की तेजी है, करीब करीब 7% का उछाल है।
बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी ये होगी कि सेल एशियन पेंट्स और बाय बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स 10 महीने के निचले स्तर पर है। जब से ग्रासिम वाली खबर आई कि उनका पेंट का प्लांट शुरू हुआ है, तब से वहां पर हमने प्रेशर देखा हुआ है। बर्जर पेंट्स डे हाई पर है, 6% के आसपास की तेजी। एफएनओ में थोड़ी तेजी और ज्यादा है। अगर आप एफएनओ की प्लेट लेकर आ पाए तो आप बताइए कि बर्जर पेंट्स क्या आपको भी ठीक लग रहा है, और क्या मौजूदा स्तर से भी हम बर्जर पेंट में और तेजी देखेंगे? जी अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिकअप कर रहा है आज। आप देखें तो एक बेस अच्छा बना है बर्जर पेंट ने। गए कुछ महीनों के ट्रेडिंग से क्लियर है कि 550 560 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद स्टॉक ने लॉन्च करा है। फिलहाल जो मोमेंटम है इसका ऊपरी जो अपर एंड ऑफ द रेंज है वो करीबन 610 के आसपास बैठ रहा है, तो और करीबन 10-12 रुपए ऊपर जाने की गुंजाइश है, वहां पे रुक जाएगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बीटीएसटी के नजरिए से बाय करें, क्योंकि पोजिशनल में जो है 610 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज वाला मामला है। 610 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बहुत बड़ी तेजी या बड़े टारगेट बनेंगे। फिलहाल 610 पार करना है, तो 610 तक हम सीमित रहेंगे इसमें। तो बीटीएसटी करें, बीटीएसटी के लिए 610 तक आप टारगेट बनाइए, 590 का स्टॉप लॉस बनाइए। पर थोड़ा लंबा नजरिया अगर आप बर्जर पेंट में बनाना चाहते हैं मार्च सीरीज के लिए, तो थोड़ा सा रुके, 610 पार करने दे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। पार करने दीजिए और फिर से इसको रिव्यू करेंगे। 598 रुपए के आसपास का भाव है, 6% के आसपास का उछाल है। यूपीएल में 1.5% की तेजी है, ये शेयर निफ्टी से बाहर होगा। श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी अब हो गई है, करीब 4% के आसपास की, यानी कि अपने गेंस को और बढ़ाया है श्रीराम फाइनेंस ने, यूपीएल ने लूज किया है। सुदीप सर, यूपीएल आपको क्या लगता है? आप चूंकि फंड्स को भी ट्रैक करते हैं और निश्चित तौर पर फंड्स के लिहाज से यह डेवलपमेंट काफी क्रूशियल हो जाता है। यूपीएल आपको लगता है कि और कमजोरी शेयर में हो सकती है यहां से? कुछ देर के लिए कमजोरी जरूर देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स से जब कोई शेयर बाहर निकलता है तो इंडेक्स जो फंड्स इंडेक्स के हिसाब से निवेश करते हैं उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और उस शेयर में ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत बिकवाली आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर कुछ देर तक दबाव में रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में दबाव रहा है, और इस दबाव के कारण सारे कंपनीज इस क्षेत्र के बहुत नीचे आ गए हैं प्राइस, और अभी भी दबाव बरकरार है बिजनेस पे। देखिए, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ कंपनीज हैं जो कि कमोडिटी केमिकल्स बनाते हैं, मतलब उनका जो आउटपुट है वो कमोडिटाइज्ड है, और वहां पे चाइनीज प्रोडक्शन और चाइनीज डंपिंग के कारण बहुत जबरदस्त दबाव बना हुआ है, और यूपीएल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये दबाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस आता है वो भी कुछ ऐसा कुछ आशा नहीं दिखा रहा है अभी तक। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा कि यूपीएल ग्लोबली एक करीबन 5 नंबर एग्रोकेमिकल कंपनी है, ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करता है, ग्लोबली इसका बिजनेस स्प्रेड है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी आने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्वार्टर में या अगला क्वार्टर में, पर रिकवरी, इकोनॉमीज में सुधार आने के साथ साथ इकोनॉमी में रिकवरी के साथ साथ इनके परफॉर्मेंस में भी रिकवरी आने की संभावना है। तो वी शुड नॉट राइट ऑफ यूपीएल, बट यूपीएल में अभी दबाव रहेगा। ओके, तो यूपीएल को लेकर ये राय सुदीप जी की। पर सुदीप जी, एक और सेक्टर पे आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कैबिनेट मीटिंग अंडरवे है, और ऐसे में जो फ्लैशेस सामने निकल के आ रहे हैं, जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो कि जो प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना अनाउंस की थी उनके अयोध्या के पूरे आयोजन के बाद, अब उसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट वो मुफ्त देंगे अपने यूजेज के लिए। ऐसे में हमने देखा कि कई सारे काउंटर्स जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, वारे रिन्यूएबल्स, और साथ ही साथ टाटा पावर, पीएफसी, आरएसी, ये सभी फोकस में रहे। किसी को इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना हो तो क्या राय होगी, और ये खबर कितनी बड़ी साबित हो सकती है सेक्टर के लिए? खबर जरूर एक अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि सोलर पावर पे सरकार की तरफ से फोकस आया है। बजट में भी इसका ऐलान किया गया था, रूफटॉप सोलर की बात की गई थी, उसी का रिलेटेड योजना अनाउंस किया जा रहा है, और बहुत जल्द वो सामने आएगा, डिटेल इसके सामने आ जाएंगे। थोड़ा स्टडी करके तभी बताना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक अनाउंसमेंट से कौन सा कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है।
सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को या पावर ऑपरेटर्स को, वो देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल पावर सेक्टर बहुत ही अच्छा स्थिति में है और इस सेक्टर का एनटीपीसी एक दिग्गज कंपनी है और हम एनटीपीसी में जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। ये थर्मल पावर कंपनी था और थर्मल का पावर कंपनी सबसे बड़ा है विथ फैंटास्टिक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ग्रीन एनर्जी कंपनी अब इन्होंने अपने अंदर ही क्रिएट कर लिया है और उसकी आईपीओ की भी बात हो रही है। करीब 1 साल के अंदर उसका आईपीओ भी आने की संभावना है। वैल्यू अनलॉकिंग जरूर जबरदस्त होगा। तो एनटीपीसी में जरूर खरीदारी निवेशक करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। टाटा पावर भी ठीक है, टाटा पावर में भी खरीदारी की जा सकती है, पर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन हम लोगों को लगता है कि एनटीपीसी में ज्यादा है। ओके, तो एनटीपीसी पसंद आ रहा है सुदीप जी को और उसके पीछे के तर्क भी बताए। पर कपिल, एक बार आपसे चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे। देखिए, आज कई सारे पावर रिलेटेड स्टॉक्स, टाटा पावर, पीएफसी, आरएसी, इन सभी में अच्छा मूवमेंट है। कोई स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको समझ आ रहा हो? जी, यहाँ पे पीएफसी का चार्ट हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस में काफी दिनों से कुछ गिरावट तो देखने मिली थी। ऐसा लग रहा था कि जो उसकी अपसाइड मोमेंटम थी वो कहाँ न कहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई है और ऐसा सिनेरियो पहले भी एक बार हो चुका है। लेकिन जो लास्ट टाइम भी स्टॉक ने 390 के लेवल से रिवर्ट किया हुआ था और आज के दिन में भी स्टॉक ने 390 का लो बनाया हुआ है और आज पहला दिन है स्टॉक प्राइस में ऊपर की ओर रिबाउंड कर रहा है। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो अपने जब भी ये स्टॉक अपने प्रीवियस 2 दिन के हाई निकाल देता है तभी आपको जो सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट मिल चुका है, वैसा हम कंसिडर करते हैं। तो आज पहला दिन है, पहले दिन पे एक आधा दिन का और एक वेट कर सकते हैं और जब भी स्टॉक प्राइस के मोमेंटम हमें 406 के ऊपर की देखने मिलती है तब ऐसा लगता है कि हाँ, सपोर्ट लेवल ने अपना रोल प्ले कर लिया और यहाँ से जो इंटरमीडिएट करेक्शन आ रहा था वो खत्म हो चुका है और फिर से ऊपर का मूव चालू कर रहा है। तो 406 के ऊपर हमारा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। एनटीपीसी जैसे सर ने बताया हुआ था काफी कंसोलिडेशन पैच में है, थोड़ा सा माइल्ड 2-3% का भी करेक्शन आ जाता है तो वो बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे आ जाता है और वहां पे एनटीपीसी की भी खरीदारी बन सकती है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए एनटीपीसी पर भी साथ में ही। लेकिन अक्षय, एमसीएक्स में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, 3-3.25% के आसपास की। क्या ये तेजी बढ़ेगी? एमसीएक्स को खरीदने की सलाह है क्या? ट्रेड बन रहा है इसमें? एमसीएक्स का थोड़ा ब्रॉडर चार्ट देके अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। बस प्रॉब्लम था कि गए 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में सीमित था ये। आज ये कोशिश जरूर है ये रेंज ब्रेक करने की। अब तक जो चल रहा है स्टॉक अपर एंड ऑफ द रेंज पे है, तो 3800 ये एक कंडीशनल बाय रखूंगा आज, नहीं तो कल जब भी ये बाय ब्रेक कर जाए तभी आपको बाय करना है। 3800 बाय करते आपको मोमेंटम पिकअप मिलेगा जो करीबन 4000 प्लस का टारगेट बनेगा। तो वो कंडीशनल बाई एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3800 के ऊपर बाय, 4000 का टारगेट, ये मेरा ट्रेड बनेगा एमसीएक्स में। के लिए ट्रेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम देख रहे हैं कि 4.5% की तेजी है। कपिल, आप चेक कीजिए और बताइए क्या ये शेयर अभी और चलने वाला है? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आज तो काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है लोअर बैंड से। उज्जीवन फाइनेंस काफी दिनों से, अगर मैं दिन की गिनती करूं तो 100 दिन से स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में था, 58 से लेकर 50 की। आज ये स्टॉक को अपनी जो 100 दिन की लोअर बैंड है वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे हाँ एक अच्छा सा बाय बन सकता है। 53 के लेवल पे हम करंट लेवल पे पार्शियल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और जब ये स्टॉक को 54.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्वांटिटी में और भी इजाफा हम कर सकते हैं और ऊपर में हमें अपसाइड पोटेंशियल कुछ 58 से लेकर 59 तक की देखने मिल सकती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है 51 का। रुपए का स्टॉप लॉस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। पावर ग्रिड में अच्छा रिबाउंड है जहां पर आज शुरुआत हुई थी, लेकिन दिन के निचले स्तर से शेयर ने अच्छा सुधार दिखाया है और इस वक्त ये दिन के ऊपरी स्तर पर है। 1.25% के आसपास की तेजी पावर ग्रिड में हो रही है। इस पर अक्षय जी आप व्यू दीजिए, पावर ग्रिड क्या खरीदना है यहाँ पर और इसके लिए क्या टारगेट सुझाएंगे आप? जी, पावर ग्रिड का चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रांग है, सेटअप पॉजिटिव है। गए कुछ दिनों में जो पेस है उसका थोड़ा सा धीमा हो चुका है। हालांकि जो है अपसाइड जारी है पर मोमेंटम लूज कर रहा है। पर अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ स्टॉक में अभी भी क्षमता है कि वो मार्च सीरीज में जाके 300 या 300 पार कर जाए। पावर सेक्टर बहुत ही एक लाइमलाइट में रहा है और बहुत सारे स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। तो पावर ग्रिड जो है मैं बाय करने की सलाह दूंगा।
300 प्लस का टारगेट बनाए, पर थोड़ा सा आपको ये ट्रेड में टाइम देना पड़ेगा, शायद 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन का टाइम देना पड़ेगा ये टारगेट के लिए। एक्यूमुलेट करे 282 और 275, थोड़ा बिट डिप आए तो स्टॉप लॉस बनाइए 267 और टारगेट बना के चले 300 से 310 की। ओके, 300 से 310 के टारगेट्स पावर ग्रिड में आप आते हुए देख सकते हैं। पर कपिल, एक और काउंटर जो कि है अजंता फार्मा, यहाँ पे अपनी राय दीजिए। आज फार्मा काउंटर्स में तेजी जरूर है, पर अजंता फार्मा 7% का उछाल दिखा रहा है, कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? जी, अजंता फार्मा का ब्रॉडर चार्ट हम देखने जाए तो काफी बेहतरीन ही रहा हुआ है पिछले अच्छी खासी मोमेंटम के बाद में। आई थिंक 1400 से इसका ब्रेकआउट आया था, 1400 से सीधा वो 2400 तक देखने मिला हुआ है। उसके बाद में 1-2 महीने से स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ था और आज पहला दिन है जहां पे हमें काफी भारी भरकम एक मोमेंटम देखने मिली हुई है। सपोर्ट लेवल जो रहे हुए हैं वो भी काफी इंटैक्ट रहे हुए हैं। ट्रेंड में एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस नो डाउट 7% ऊपर चला गया है, तो हमें एक साथ ना बाय करते हुए एक रेंज बनानी होती है। तो लेट्स से 2230 से लेकर 2150 नॉर्मली जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनती है तो हम उसका 50% ऑफ द पोर्शन जो होता है वो उसको हम एक्यूमुलेशन जोन की तरफ मानते हैं। तो इस केस में इसका 2150 का लेवल आता है, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन बना रहेगा और नीचे में इसके जो स्टॉप लॉस हमें देखने मिलते हैं तो 2040 के यहाँ पे आएंगे और ऊपर में इमीडिएट रेशंस आपका 2330 का है, लेकिन वो रेशंस आपके ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका कोई स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में होता है, वहां पे सपोर्ट लेवल आपके काफी स्ट्रांग होते हैं, रेशंस लेवल कंपैरेटिवली वीक होते हैं। तो 2330 का रेशंस है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ना करते हुए अगर प्राइसेस वहां से ऊपर में रिबाउंड करता है और ये लेवल ब्रीच करता है तो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो अजंता फार्मा पे ओवरऑल ब्रॉड व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। सेंट का यहाँ पे तेजी हो गई है, पर चलिए अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं आज के बाजार बंद होने में। अब शुरू करते हैं अपने एक्सपर्ट से उनके BTST आइडियाज लेना और कहाँ पे आप रख सकते हैं नजर। तो अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे, पहले आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, कहाँ पे आप BTST या फिर STBT ट्रेड लेके जाना चाहेंगे? BTST की राय रहेगी, स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा, 2668 का करंट रेट है। अगर आप प्राइस एक्शन देखे तो गए काफी दिनों से एक रेंज में सीमित है। अभी जैसे मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक, तो एक मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक। आइडियल BTST कैंडिडेट है, 2750 से 2800 तक टारगेट बनने की क्षमता रखता है। 2600 का स्टॉप लॉस बनाइए और BTST करे टोरेंट फार्मा में। ओके, टोरेंट फार्मा, यहाँ पे आज एंटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी और इसके चलते हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल फ्रंट पे भी अक्षय को पसंद आ रहा है। टोरेंट फार्मा पे आप रखिए नजर। पर कपिल, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी, यहाँ पर मैं फिर से फोकस ऑटो एंसिलरी स्टॉक पे ही करना चाहूंगा। काफी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव मोमेंटम में है। उनो मिंडा जो एक स्टॉक है, काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं। स्टॉक प्राइस के जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम आई थी वहां पे 2 बार ऐसा हुआ है तो स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिली थी। दोनों की दोनों बार गिरावट आपकी 24% तक की ही सीमित रही थी। इस बार भी 24% गिर के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल लेके बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। 670 पे ये स्टॉक चल रहा है, 650 का स्टॉप लॉस हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में 700 पहला लेवल रहेगा और 720 दूसरा लेवल हमें आते हुए देखने मिल सकता है। ठीक है, यूनो मिंडा में 720 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। BTST के तौर पर ये ट्रेड होगी कपिल की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि छोटे बैंकों में भी ठीक ठाक एक्शन है। येस बैंक में, यूको बैंक में, सेंट्रल बैंक में। जम्मू कश्मीर बैंक आप जरा अक्षय चेक कीजिए, 4% के आसपास की तेजी है। किस तरह का ट्रैक्शन आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर बैंक में? बैंक का प्राइस स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो काफी दिनों से वापस ये स्टॉक भी एक रेंज में सीमित है। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, बस थोड़ा वॉल्यूम डल होने के चलते कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो पा रहा है। पर जिस तरह से चार्ट का बिल्डअप हो रहा है, मेरा मानना है कि आपको जल्दी इसमें एक पॉजिटिव या अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी मेरी करंट रेट पे। टारगेट बनाइए आप 165 तक, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 132। ठीक है, 132 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जम्मू कश्मीर बैंक को लॉन्ग करने की सलाह है। टेक्सटाइल स्पेस में, अपैरल स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा बाइंग है।
वेल्सपन में हम तेजी देख रहे हैं, वेल्सपन इंडिया में 2% के आसपास की। रेमंड के शेयर में तेजी है। आरवी डेनिम एक और छोटा काउंटर है, वहां पर 3% के आसपास के मूव हैं। कपिल, कहीं आपको इसमें ट्रेड दिख रहा है क्या? जी, मैं वन बाय वन देख रहा हूँ तो वेल्सपन लिविंग में तो मुझे अभी तक काफी फ्लैट ही कारोबार में से पॉजिटिव चला हुआ है, लेकिन कोई डिसिसिव ब्रेकआउट तो नहीं देखने मिल रहा है। और रेमंड को एक बार मैं एनालाइज कर लूं तो रेमंड, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। बेस को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। 1827 का लेवल है यहाँ पे। तो इसके जो इंट्राडे में स्टॉप लॉस के लेवल बनेंगे वो कुछ 1780 के लेवल बनेंगे, जो कि आज के दिन का लो है। और ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल पा रहा है वो कहाँ ना कहाँ पे 1900 के लेवल, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो वहां पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऑलमोस्ट 40 रुपए का रिस्क बैठता है और ऊपर में 70 से 80 रुपए का टारगेट का पोटेंशियल बन रहा है। 80 रुपये यानी कि 1900 रुपये के ऊपर निकलने की क्षमता है रेमंड के शेयर में। ऑटो स्पेस में बड़ा अच्छा एक्शन है आज। ऑटो में, ऑटो इंसलरी में आप देखिए, अगर इंसलरी स्पेस में देखेंगे तो जेटी, ईकेटी, लूमेक्स ऑटो, रामकृष्ण फोर्जिंग, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो टायर वाली कंपनीज है वहाँ पर भी एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। C8 में तेज़ी है, अपोलो में भी तेज़ी है, जेके टायर का भी शेयर चल रहा है। जेके टायर पर अक्षय आप व्यू दीजिए। अभी दिन के ऊपरी स्तर पर है और बढ़िया मूव बना पिछले घंटे भर में। जेके टायर क्या और अभी दौड़ेगा? 526 रुपए के आसपास का भाव है इसका। जी बिल्कुल, ये दौड़ेगा स्टॉक। अभी जो है जस्ट मोमेंटम कैप्चर स्टार्ट हुआ है इसका। बढ़िया चाल तो बाकी है इसमें, क्योंकि जिस तरह से इसमें जो रेंज में सीमित है स्टॉक काफी टाइम से, उसका ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है अभी मुझे। हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 550 का, जो इवेंचुअली पार कर जाएगा, ये मेरा मानना है। बाय करें, पर थोड़ा सा ट्रेड में आप टाइम दे, 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन की, आपको टारगेट बनते हुए दिखेंगे 575 से 590। सपोर्ट है स्टॉक का 500, तो 495 के स्टॉप से आप 590 के टारगेट के लिए जेके टायर बाय कर सकते हैं। ओके, जेके टायर बाय कर सकते हैं। कई सारे देखिए स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन है, जैसा कि हम उम्मीद ही कर रहे थे कि आखिरी के आधे घंटे में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। इस बीच देखिए बर्जर पेंट्स 9% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है आपको। कैस्ट्रॉल इंडिया में करीब 6% से ज़्यादा का उछाल है। हिंदुस्तान कॉपर भी 6% मजबूत है। तो धीरे धीरे करके जो ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है। अक्षय, एक बार आपसे हिंद कॉपर पे भी राय जानना चाहेंगे। आज की 6% की तेज़ी पे आप कितना भरोसा करेंगे? क्योंकि पिछले 10 दिन में देखिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, फिर 4 दिन ये लुढ़क के 19 स्तरों पे वापस आ जाता है, फिर तेजी दिखाता है, फिर नीचे आ जाता है। आज की तेजी के बाद क्या फिर उम्मीद करें कि फिर से गिरावट का शिकार होगा? लगता तो नहीं है गिरावट का शिकार होगा। चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि बहुत भरोसेमंद पैटर्न है। जिस तरीके से ये एक रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, बार बार 260 255 के स्तर पे बाइंग आते हुए दिख रहा है। मेरा मानना है कि जो स्टॉक जो जिस रेंज में चल रहा है, जल्दी आपको इसमें एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ कैच होते हुए दिखेगा। अभी फिलहाल 270 है, 310 ये आपका पहला टारगेट बनेगा। और थोड़ा सा आप अगर ये ट्रेड को पोजिशनली होल्ड करें कैश में बाय करके, तो 325 330 भी दिख सकता है। तो अगर मोमेंटम कैप्चर करना है तो आप 300 के टारगेट से वर्क करें, थोड़ा टाइम दे ट्रेड में, तो 325 का टारगेट बनेगा। पॉजिटिव व्यू है हिंद कॉपर में। स्टॉप लॉस बनेगा 240 का। बस 240 का हिंद कॉपर में आप ट्रेड ले सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के टारगेट्स आप ध्यान में रखिए और पॉजिटिव नज़रिया हिंद कॉपर पे आता हुआ। इसके अलावा कई सारे एफएमसीजी काउंटर्स भी काफ़ी फोकस में है आज। कपिल, हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सभी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। इन तीनों में से कोई स्टॉक जिस पे आप बीटीएसटी करना चाहेंगे? जी, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है वहां पे, और एफएमसीजी का जो स्पेस है वहां पे मैं देखना चाहूँ तो टाटा कंज्यूमर पहली मेरी एक चॉइस बनेगी, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और काफी दिनों की रेंज के बाद में आज फिर से एक ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन हमें देखने मिल रहा है। तो टाटा कंज्यूमर 1193 के लेवल पे चल रहा है, तो 1167 के स्टॉप लॉस के साथ में इसका बाय का व्यू बन रहा है। और मैं बेवरेजेस कंपनीज में भी देखता हूं तो वहां पे भी मैकडोवेल में भी काफी अच्छी टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा था। 2-3 दिन पहले आपके टीवी चैनल पे रेकमेंड भी किया था और आज के दिन में फिर से बुलिश कंटिन्यूइंग साइन हमें देखने मिल रहा है। तो बेवरेजेस में मैकडोवेल और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में टाटा कंज्यूमर।
में मैकडॉनल्ड्स और साथ ही टाटा कंज्यूमर्स, ये दो काउंटर्स जो हैं जो कि रडार पे रहेंगे। पर चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जहां पे रखनी है आपको नज़र, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट की चाल को तय कर सकते हैं। रोज की तरह पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेही, बताइए। जी बिल्कुल, कल इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने का पहला दिन है, 1 मार्च है। तो आइए देखते हैं कि कल मार्केट की नज़र कहाँ रहेगी और आपको अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण क्यूज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कल 1 तारीख है तो मंथली ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, तो इस पर नज़र रखिएगा। भारत हाईवेज इनविट का जो IPO है उसको कल सब्सक्राइब करने के लिए आखिरी दिन है, वो कल एंड ऑफ डे बंद हो जाएगा, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। मुक्का प्रोटीन्स IPO का सेकेंड डे है सब्सक्रिप्शन के लिए, इस पर ध्यान रखिएगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो 3 रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज जो है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, 55% इक्विटी लॉक इन पीरियड के बाहर आएगी, तो तीनों काउंटर्स पर कल ध्यान रखिएगा। और जब अन्य इवेंट्स की बात करते हैं तो PM मोदी वाइजाग और कोलकाता की सैर करेंगे कल, और अबू धाबी में जो पहला हिंदू टेम्पल है, हिंदू स्टोन टेम्पल, कल वो पब्लिक के लिए खुल जाएगा। तो इन सारे क्यूज पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपना ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रिया स्नेही। इस बीच खबर आ रही है कि कैबिनेट से टाटा ग्रुप के धुलेरा सेमीकंडक्टर प्लांट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। निश्चित तौर पर एक उत्साह बढ़ाने वाली खबर देश के लिहाज से भी, और ET Now स्वदेश की इस एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगी है। इस पर अपने एक रिपोर्टर को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बर्जर पेंट्स को फिर से हम लाना चाहेंगे स्क्रीन पर। बर्जर पेंट्स का शेयर अब है 10% ऊपर। दिन के ऊपरी स्तर पर बर्जर पेंट का शेयर पहुंच गया इस वक्त, और क्या गजब की रफ्तार दिखी है इंट्राडे में। बाजार में कुछ खास ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन हुआ हो। निफ्टी हालांकि इस वक्त ज़रूर ये है कि थोड़ा हीट अप हुआ है आखिरी के 10-15 मिनटों में, और 93 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,000 को पार करके। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में है 324 अंकों की मजबूती। तो अभी थोड़ी देर पहले 100 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक, अब 324 अंक। बर्जर पेंट 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। इस पर हमने एक्सपर्ट के व्यू भी लिए थे और आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। लेकिन हॉस्पिटल वाले शेयर नरम हैं, जैसा कि हम बता रहे थे आपको। श्रीराम फाइनेंस में 4% के आसपास की तेजी, हिंद कॉपर में 6% के आसपास का उछाल है। लेकिन अगर हम पावर से जुड़े शेयरों की बात करें तो एक छोटा शेयर है, उस पर आपसे कपिल व्यू चाहेंगे। सुजलॉन, ये भी डे हाई पर है, 5% की तेजी यहां पर भी है, 45 रुपए का हालांकि भाव है। कोई व्यू आपका सुजलॉन पर? जी, सुजलॉन का बेसिकली ब्रॉडर चार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट 27-28 के लेवल के यहाँ पे आ गया था, और उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट बेस्ट जो अपसाइड पोटेंशियल आ रहा था वो 52 का लेवल का आता था। 52 के लेवल के नजदीक पहुंच के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें ऑफकोर्स देखने मिला हुआ था, लेकिन वो जो रिट्रेसमेंट आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो कहाँ ना कहाँ पे अभी खत्म होने के आरे पे है, क्योंकि आज का दिन का जो बुलिश कैंडल है वो अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बन रहा है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज थी यहाँ पे, और जो प्राइसेस के पहले जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो 41 के लेवल ही थे, और आज के दिन में जो इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो 50 के लेवल से जो करेक्शन आया था, तो वहां पे हमें ब्रीच होते हुए देखने मिल रहा है। तो बिल्कुल 45.35 के स्टॉक का बुलिश कंटिन्यूइंग साइन अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो जो पहले के लेवल थे इसके 50 से लेके 52 के, तो पोजिशनल व्यू रहेगा, वहां पे हमें देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो स्टॉक की इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 47.5 तक की रह सकती है। ठीक है, सुजलॉन को लेकर ये व्यू। बाजार बंद होने में सिर्फ 2.5 मिनट के आसपास का समय रह गया। फटाफट अपने रिपोर्टर से समझ लेते हैं कि कैबिनेट से क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुमित, थोड़े समय की कमी है, संक्षेप में रखिएगा, बताइए कैबिनेट से क्या डिसीजंस हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये है 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो कुल मिलाकर कहें तो पहला है 50,000 वेफर की कैपेसिटी का, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड का है। इसमें इन्वेस्टमेंट है 91,000 करोड़ की। उसके आगे दूसरा है और वो है सेमीकंडक्टर ATMP यूनिट, उसमें भी काफी बड़ी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये 3 कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट बड़ी सेमीकंडक्टर में उनको अप्रूव किया है। टोटल 76,000 करोड़ रुपए का है। ये सब काफी मात्रा में सेमीकंडक्टर को इंडिया में बनाने के लिए अग्रसर करेगा और काफी जॉब्स भी आएंगी। तो सब मिला के 3 मेन यूनिट्स जो है वो अप्रूव की गई हैं। टाटा की इलेक्ट्रॉनिक की जो वो है यूनिट है इसमें, वो महत्वपूर्ण यूनिट है इसमें। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो धुलेरा में
टाटा ग्रुप का ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा, उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। टाटा टेक, टाटा पावर, चूंकि टाटा से रिलेटेड काफ़ी कुछ हुआ है। आज कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्योदय स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर रूफटॉप लगाने के लिए। बढ़िया सुमित, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए, बाजार बंद होने में 1 से 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन अच्छी चीज़ आज ये है बाजार की कि सेंचुरी लगा दी है निफ्टी ने। 22,050 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी, 300 अंक ऊपर। और आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको लीड करते हुए दिखेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, इसके अलावा एसीसी अंबुजा में भी तेजी है। लेकिन टाटा कंज्यूमर, तो टाटा ग्रुप के जो शेयर हैं वहां पर आपको अच्छी खासी रौनक दिखेगी। टाटा कंज्यूमर इस पर 2.5% ऊपर है। बैंकिंग स्टॉक्स में अब बढ़िया मोमेंटम बना है। अगर हम देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी हमें कमजोरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर इस वक्त हम 12 स्टॉक्स को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ही है जो सिर्फ कमजोर है। बाकी 11 शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आरबीएल बैंक में सबसे ज्यादा 2% के आसपास की तेजी रही, निफ्टी बैंक की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाजार में देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम दिखा वायदा वाले शेयरों में। बर्जर पेंट 10% ऊपर, हिंद कॉपर 6.5%, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में इसकी एंट्री होने जा रही है, 4% के आसपास की तेजी इसमें रही। आरईसी में भी तेजी रही, चूंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आरईसी को शामिल किया गया है। हॉस्पिटल वाले शेयर कमजोर रहे, शेल्बी या फिर अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर कमजोरी रही। डेल्टा कॉप में भी हमने आज कमजोरी देखी। कंजम्पशन और फार्मा, वहां पर अगर हम देखें तो एचयूएल में कमजोरी रही, आईटीसी में कमजोरी रही, डिवीज लैब का शेयर कमजोर दिखा। बजाज ऑटो में लगातार दूसरे सत्र में हमने कमजोरी देखी, 2 सत्र में करीब करीब ये शेयर 7% टूट चुका है। बायबैक की रिकॉर्ड डेट आज है इसकी, बजाज ऑटो की। तो ये रहा बाजार का अपडेट। अच्छे नोट पर वैसे क्लोजिंग हो रही है, आखिर तक आते आते जोश आ गया। 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी की हो रही है और निफ्टी की क्लोजिंग 46,250 के ऊपर, 300 अंकों की शानदार तेजी। सेंसेक्स में है 336 अंकों की बढ़त। इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। सुदीप सर, कपिल, अक्षय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी सृष्टि को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी कराएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।